नमस्कार दोस्तों, ध्रुवम क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारी एंशियंट हिस्ट्री की क्लास फोर्थ है। ठीक है, अभी तक आपने देखा है। पिछली तीन क्लासेस में हमने कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर किया, सोर्सेस क्या थे हिस्ट्री को जानने के, ये सारी चीजें हमने अभी लास्ट तीन क्लासेस में देखा। आज हम क्लास फोर पे चलेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होने वाला है वैदिक काल। ठीक है, इसका विस्तृत अध्ययन हम करेंगे। वैदिक काल मतलब वैदिक पीरियड। ठीक है, इसमें हम जानेंगे। एक मिनट, हाँ। आर्यों का मूल निवास मतलब वैदिक काल शुरू कहाँ से होता है, क्या कैसे होता है, ओरिजिन ऑफ आर्यंस। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है ओरिजिन ऑफ आर्यंस का। आर्य कहाँ से आए, इस पर विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, परीक्षा में ये मिलान के लिए भी आता है, ये समझ लीजिएगा कि मतलब किसी का नाम दे देगा और वो कहाँ से आया कैसे आया वो चीज देखने के लिए। ज- जैसे मैक्स मूलर कहाँ से आया, मध्य एशिया से आया, सबसे प्रमाणिक मत इसी का माना जाता है। ठीक है, फिर उसके जैसे मतलब याद होना चाहिए, मैक्स मूलर मध्य एशिया, एम से मैक्स, एम से मध्य एशिया। ठीक है, मा से मैक्स और मा से मध्य एशिया। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव से मतलब आर्कटिक क्षेत्र से आए हैं। ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र मतलब जो ऐसे गोल पृथ्वी है, ये जो ऊपर का जो गोला होता है ये बना होता है आर्कटिक को बोलते हैं, आर्कटिक क्षेत्र। ठीक है, दयानंद सरस्वती का क्या कहना है, ये तिब्बत से आए। डॉक्टर संपूर्णानंद जी का कहना है ये अल्प्स के पर्वत से आए, यूरेशिया से आए। यूरेशिया मतलब जो जैसे ये यूरोप हो गया मान लो एक कॉन्टिनेंट, और ये एशिया हो गया ये कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो यहाँ के एक पर्वत है, एक पर्वत माला है, उसका नाम है अल्प्स। ठीक है, अल्प्स के पर्वत से आए, इन लोगों का मानना है। अब हम बात करते हैं वैदिक साहित्य का विस्तृत वर्णन, विवरण। ठीक है, वैदिक साहित्य को श्रुति कहते हैं, मतलब सुना हुआ। वैदिक साहित्य मतलब सुना हुआ, वैदिक साहित्य मतलब सुना हुआ। पहले समझ, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, तब कॉपी कलम नहीं था तो फिर कैसे याद होता, कैसे लिखते, कहाँ रखते, तो वो श्रुति है, सुनते थे खाली। क्योंकि यह ऋषियों द्वारा सुनकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाया गया, मतलब ऋषियों ने इसको सुना और अगली पीढ़ी को पास ऑन किया ऐसे। ठीक है, सुन करके आगे पास ऑन किया। इसमें आते हैं सबसे पहले चार वेद। पहला ऋग्वेद, इसमें 10 मंडल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है। तीसरा मंडल क्या कहता है, विश्वामित्र द्वारा रचित है, इसमें गायत्री मंत्र है, जो ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् मंत्र है, यानी कि गायत्री मंत्र है, वो विश्वामित्र जी द्वारा रचित है और इसके तीसरे मंडल में है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आता है वो। ठीक है, बात करते हैं सातवां मंडल। इसमें दशराज के युद्ध का वर्णन किया गया सातवें मंडल में ऋग्वेद के। ये पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं इसमें, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करते हुए चलिएगा और रिमेम्बर मतलब कैसे भी करके इसको याद करते हुए चलना, रिमेम्बर करते हुए चलना है ना, भूलना नहीं। एग्जाम में पूछ सकता है कि मतलब ऋग्वेद के 10वें 7वें मंडल में किस युद्ध का वर्णन है, तो ऐसे चार ऑप्शन दे देगा बस। तो आगे बढ़ते हैं, 10वां मंडल, इसमें पुरुष सूक्त है, जहां पहली बार चार वर्णों यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चार वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का। ठीक है, अब हम बात करते हैं यजुर्वेद की। यह एकमात्र वेद है जो गद्य प्रोज और पद्य पोइट्री दोनों में है। इसके दो भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, इसमें दो पार्ट है, एक गद्य का, एक पद्य का, मतलब प्रोस माने कहानियों के रूप में और पोइट्री माने कविताओं के रूप में। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, अगला वेद है हमारे पास सामवेद। इसमें गाए जा सकने वाले मंत्रों का संग्रह है, इसे भारतीय संगीत का मूल माना जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल माना जाता है, इसमें गाए जा सकने वाले मंत्र हैं कि जो मंत्र गाए जा सकते हैं। हम आते हैं अब अगले वेद पे। एक मिनट, अथर्ववेद, इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसमें दैनिक जीवन के जादू टोना और आयुर्वेद का वर्णन है, मतलब आयुर्वेद और जो जादू टोना टोटका ये सब लोग करते नहीं कि कुछ ना कुछ करते हैं व्यवस्था अपने आप को मतलब सही रखने के लिए, सुसज्जित रखने के लिए। तो इसमें इसका वर्णन है, जादू टोने का और आयुर्वेद का वर्णन है। ठीक है, अब आते हैं हम उपनिषद पे। उपनिषद में क्या चीजें हैं देखते हैं हम। इन्हें वेदांत कहा जाता है। वेदांत किन्हें कहा जाता है अगर पूछा जाए तो उपनिषद को कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग हैं। इनकी कुल संख्या 108 है। ठीक है, इनका मुख्य विषय है दर्शन, दर्शन माने की फिलॉसफी। सत्यमेव जयते मंडूक उपनिषद से और यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद से यम और नचिकेता संवाद लिया गया है और मंडूक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। इसका सोशल स्ट्रक्चर क्या था उस समय का, देखते हैं इसके बारे में। परिवार यानी कि कुल, समाज की सबसे छोटी इकाई कुल थी, जिसका मुखिया कुलप कहा कहलाता था। कुलप इंपॉर्टेंट है, कुलप
और सबसे छोटी इकाई परिवार परिवार थी, उसे कुल कहते थे। वर्ण व्यवस्था में आते हैं, ऋग्वैदिक काल कर्म पर आधारित थी। यह एक ही परिवार में अलग अलग वर्ग के लोग हो सकते थे यहाँ पर, ठीक है। इस समय एक ही परिवार के अलग अलग लोग हो सकते थे। उत्तर वैदिक काल पे आते हैं, लोहे की खोज और कृषि के विस्तार के कारण समाज में जटिलता आई और वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई, रिजिड हो गई, ठीक है। कि आप जिस जाति में जन्म हुआ है, अब आप उसी जाति के आधार पर आपको रहना होगा। ये उत्तर वैदिक काल में हुआ। स्त्रियों की क्या स्थिति थी? ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां उपनयन संस्कार और शिक्षा प्राप्त करती थी, जैसे लोपा मुद्रा हो गई, घोषा हो गई या पाला हो गई, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थिति गिरी और उन्हें संपत्ति के अधिकार से ही वंचित कर दिया गया। उत्तर वैदिक काल में अंतर है दोनों काल में, ठीक है। पहले ऋग्वैदिक काल में शिक्षा प्राप्त होती थी और उत्तर वैदिक काल में शिक्षा उनको मतलब कई चीजों से वंचित कर दिया गया। राजनीतिक संगठन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, प्रशासनिक इकाइयों का क्रम छोटे से बड़ा हम देखते हैं। सबसे पहले कुल आता है, मतलब फैमिली, फिर ग्राम आता है, विलेज, फिर आता है विश्व मतलब क्लैन, जन आता है ट्राइब और जनपद आता है किंगडम, ठीक है। राजा, शुरू में राजा यानी कि गोप का पद निर्वाचित होता था, वह केवल कबीले का रक्षक था, ठीक है। शुरुआत में राजा जो होता है उसका पद निर्वाचित होता था, चुनाव होता था कि ये राजा बनेगा, ऐसे। उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति बढ़ी और पद अनुवांशिक हो गया, हेरिडेटरी हो गया, कि मतलब सम्राट का या पहले बात तो ये, अब राजा सम्राट और एक राट कहलाने लगा। और ये हेरिडेटरी मतलब कि जैसे जो राजा हो गया उसका बेटा ही अब राजा बनेगा, ठीक है। संस्थाएं, सभा, वृद्धों की संस्था और समिति, आम जनता की संस्था। मतलब सभा वृद्धों की संस्था थी और समिति जो है आम जनता की संस्था थी। राजा पर नियंत्रण रखते थे ये लोग। अब आर्थिक जीवन की बात करते हैं, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी उस समय की। ऋग्वैदिक काल में मुख्य धन गाय था। युद्ध गायों के लिए होते थे, जिन्हें गविष्ट भी कहा जाता था। व्यापार वस्तु विनिमय यानी कि बार्टर सिस्टम पर आधारित था, मतलब मेरे पास चावल है, तुम्हारे पास गेहूं है, तो तुम गेहूं मुझे दे दो, चावल मैं तुम्हें दे दूं, ऐसा। उत्तर वैदिक काल में लोहा यानी कि श्याम अयस्क के प्रयोग से हल बने, जिससे खेती मुख्य पेशा बन गया। निष्क और शतमान मुद्राओं के रूप में प्रयोग होने लगे। निष्क और शतमान मुद्राओं के रूप में प्रयोग होने लगे उस समय में, ठीक। अब हम बात करते हैं वैदिक कालीन नदियां, उस समय की कुछ इंपॉर्टेंट नदियों को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है सबसे प्यारी सिंधु नदी। उसका आधुनिक नाम भी सिंधु ही इंडस है और उस समय भी प्राचीन नाम भी सिंधु ही था। भौगोलिक स्थिति क्या थी इसकी? सप्त सैंधो प्रदेश। इसका महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता ही इसके नाम पर है, ठीक है। सरस्वती पर आते हैं तो इसका नाम, आधुनिक नाम आज भी सरस्वती ही है। सप्त सैंधव प्रदेश में इसकी स्थिति रही है, ठीक है। सबसे पवित्र नदियों में से एक नदी को माना गया इसको। विदस्ता, ये झेलम इसका आज का आधुनिक आधुनिक नाम है। ये कश्मीर में मिलती है, इसकी स्थिति है। और सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध है झेलम के किनारे हुआ था, ठीक है। अस्किनी, इसको चिनाब कहते हैं आज के समय में। हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में ये, मतलब हिमाचल और जम्मू दोनों जगह पाई जाती है। सर्वाधिक वेग वाली नदी अस्किनी, मतलब सबसे तेज, फास्टेस्ट फ्लोइंग, ठीक है, सबसे फास्टेस्ट फ्लोइंग है। पुरुषणी, रावी नदी, इसका नाम आज के समय हो गया है परुषणी, सॉरी परुषणी। इसका पंजाब मतलब भौगोलिक स्थिति इसकी पंजाब में है। दशराग का युद्ध का तट है ये, मतलब दशराग युद्ध जो हुआ था वो परुषणी नदी के किनारे हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। दशराग युद्ध परुषणी नदी के किनारे पर हुआ। आज के समय उसको रावी नदी कहते हैं, मतलब पंजाब में जो स्थित है। विपाशा यानी कि व्यास, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर, मतलब दोनों में आती है, बॉर्डरिंग में कह सकते हैं इसको। ऋग्वेद में इसका उल्लेख है, ठीक है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? सबसे पुराने वेद में विपाशा नदी, जो कि व्यास नाम से जानी जाती है। शत्रुद्री, सतलज को कहते हैं, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है। मतलब नॉट एप्लीकेबल, ऐसा कुछ है नहीं सतलज नदी, मतलब इसके बारे में कोई ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है कि वो कहीं प्राप्त हुआ है, सब मिला है, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पुरानी नदियां हैं, वैदिक कालीन है, ये इंपॉर्टेंट है। शत्रुद्रादि में, ठीक है। अब यूपीपीएससी और एचईओ के लिए विशेष एक्स्ट्रा एज पॉइंट हम देख लेते हैं। अयाज यानी कि अयास मतलब तांबे को कहा जाता था। तांबे को क्या कहा जाता था? अयाज कहा जाता था। ऋग्वेद में हाल में प्रयोग हुआ शब्द, ऋग्वेद में हल के सॉरी ऋग्वेद में हल के लिए प्रयोग हुआ शब्द है वृक। वृक, वृक, हल को वृक कहते हैं, ठीक है। जौ के लिए प्रयोग है यव, यव को जौ कहते थे। बलि, शुरू में यह राजा को दिए जाने वाला स्वेच्छा उपहार था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह एक अनिवार्य कर बन गया। शुरुआत में बलि जो है स्वेच्छा से राजा को उपहार देना होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसको एकदम अनिवार्य कर दिया गया और इसको रिजेक्ट कर दिया गया कि देना ही देना है आपको। अब हम बात करते हैं वैदिक काल एक तुलनात्मक अध्ययन पर। ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक क्षेत्र, सप्त सैंधव पंजाब हरियाणा का एरिया रहा।
उत्तर वैदिक काल गंगा यमुना दोआब पूर्व की ओर से विस्तार रहा इसका, ईस्टर्न साइड से इसका विस्तार रहा। ऋग्वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व में रहा, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में रहा। मुख्य पेशा इस समय में पशुपालन और कृषि था। इसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही मतलब था, मतलब थोड़ा सा इनहेंस्ड कृषि हो गई थी, है ना। धातु तांबा कांसा लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का आविष्कार 1000 ईसा पूर्व में हो गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, 1000 ईसा पूर्व में हो गया था उत्तर वैदिक काल में। लोहे का आविष्कार कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। समाज कैसा था? वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, इसमें वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। स्त्रियों की स्थिति क्या थी? बहुत अच्छी थी, शिक्षा सभा समिति में भाग भी होता था। गिरावट आई, अधिकार सीमित हो गए। देवता इस समय के कौन कौन थे? इंद्र, जिनको पुरंदर भी कहा जाता है। उस समय इंद्र को पुरंदर, ठीक है, ये कहा जाता था। ए के ए ऑल्सो नोन एज इंद्र, वॉज ऑल्सो नोन एज पुरंदर। अग्नि वरुण थे। उसके बाद प्रजापति ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि जो हम ब्रह्मा विष्णु महेश आज के समय में जिनकी ज्यादा पूजा होती है, उनके बारे में हम जानने लगे। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है आपकी। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट्स करके, ठीक है। और आगे से धीरे धीरे क्लास अपनी बढ़ती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा भैया, है ना। सब्सक्राइब कर, मतलब सब्सक्राइब तो करना भूलिएगा नहीं। आप सबको तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।